गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम नाउन पढ़ रहे थे, तो नाउन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पोजेसिव केस का नाउन बताया था कि पोजेशंस जो होता है वो लिविंग बींग्स के अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता। तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा आप समझ पा रहे हो, कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जिनमें मोर देन वन वर्ड यूज एज अ नाउन, एक से ज्यादा शब्द जब नाउन की तरह यूज होते हैं, मतलब दो शब्द एक नाउन की तरह यूज हो रहे हैं, तो उसको हम कंपाउंड नाउन बोल देते हैं। तो यहां पर आइए कि कंपाउंड नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं। बताया था कि जो हमारा पोजेशन होता है वो क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सेंटेंस में लिखा है हिज सन इन लॉ कंपनी हैज गॉन बैंकरप्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो पोजेशन होता है जिसके लिए पोजेशन को यूज किया गया है, जाहिर सी बात है पोजेशन का यूज किसके लिए किया गया है, कंपनी के लिए किया गया है। तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा उस नाउन में सबसे लास्ट वाले वर्ड के साथ लगेगा। तो सबसे लास्ट वाला वर्ड क्या है, लॉज। तो यहां से एस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे एपोस्ट्रोफी एस। तो कैसे सेंटेंस सही होगा, सन इन लॉज। अब देखिए कई बार हमारे पास वर्ड ऐसे आते हैं, नोबडी एल्स, एवरीबडी एल्स, समथिंग एल्स, नथिंग एल्स। तो वहां पे हम क्या करेंगे, एल्स। जब भी हमारे पास एल्स आता है तो हम देखेंगे वी नो ओनली योर नेम एंड नोबडी एल्स। एल्स का मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, उसको छोड़कर। किसको छोड़कर, भाई तुम्हें छोड़कर मुझे और किसी का नाम नहीं पता। वी नो ओनली योर नेम एंड नोबडी एल्स। तो जब भी एल्स का यूज हो तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज यहां पे लिखा जाएगा एल्स के साथ। अकेला एवरीबडी लिखा है, नोबडी लिखा है, समबडी लिखा है, तो कोई यूज नहीं है, तो एस उन्हीं के साथ लगेगा। अगर एल्स लिखा है, एल्स, तो हमेशा एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा। आगे देखेंगे आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरी होम बट इट वाज लॉक्ड। अब देखेंगे हमने दो एपोस्ट्रोफी लगाए हैं, जॉन्स के साथ और मैरी के साथ। किसके साथ जोड़ा गया है, एंड के साथ जोड़ा गया है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लगातार दो एपोस्ट्रोफी एक साथ यूज नहीं होते। यहां पे लगातार नहीं है, बीच में कौन आया है, कंजक्शन आया है। तो अब देखेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, होम की। अब अगर आपको यह पता चल जाए कि जॉन और मैरी का होम एक है, तो फिर तो हम एपोस्ट्रोफी एक ही यूज करेंगे। अगर ये पता चल जाए कि होम अलग अलग है, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी यूज होगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है इट से क्या पता चल रहा है कि घर क्या है, एक ही है। तो इसलिए हम एपोस्ट्रोफी किस शब्द के साथ लगाएंगे, जो नजदीक वाला है। तो यहां से एपोस्ट्रोफी एस को हम हटा देंगे, जॉन एंड मैरी होम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राम एंड श्याम होम्स आर इन सेम सिटी। अब हमें यहां से पता चल रहा है आर से कि दोनों के हाउस क्या है, अलग अलग है। तो ये आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। राम एंड श्याम्स होम आर इन द सेम सिटी। कई बार क्या प्लूरल नाउन। अब देखेंगे गर्ल्स स्कूल, यहां पे देखेंगे एपोस्ट्रोफी मैंने गर्ल्स के साथ लगा रखा है, गर्ल्स स्कूल। अब यहां से क्या पता चला, ये स्कूल एक लड़की का है या सभी लड़कियों का है। जाहिर सी बात है, एक लड़की का तो स्कूल हो नहीं सकता, सभी का स्कूल है। तो पोजेशन प्लूरल नाउन में लिखा जाएगा। अब ये तो गर्ल क्या है, सिंगल है, इसको हम पहले प्लूरल बनाएंगे। ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कैसे लिखेंगे देखेंगे। गर्ल्स प्लूरल हो गया। अब हम सिर्फ ओनली एपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो गर्ल्स स्कूल ये सही है, ये लिखा गया था, गर्ल्स लिखा गया था। अब देखेंगे इस नाउन को हमने प्लूरल बनाया है एस लगा के, है ना। ये क्या था, सिंगुलर था। पीपल है, चिल्ड्रन है, ये क्या है, ये प्लूरल है। तो इनके साथ एस लगाने की जरूरत है नहीं, तो इनके साथ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस ही लगेगा, ध्यान देंगे। ठीक है, पीपल्स क्लॉथ, चिल्ड्रंस बैग, कुछ भी आप इनके साथ लिखोगे तो एपोस्ट्रोफी एस कंप्लीट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई नाउन पहले से प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा, दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोबारा एस लगाओगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि हम उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे। दोबारा से एस लगाओगे तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इतना ही समझें फिलहाल के लिए। हाँ, तो अगर नाउन पहले से प्लूरल है, जैसे पुलिस होता है, वो भी क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। तो इसके साथ भी अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना पड़े तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, आगे हम फिर डिस्कस करते हैं फर्दर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पोजेशन केस था। अभी देखिएगा मैंने आपको कुछ हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड का मीनिंग होता है, ये भी हमारा पोजेसिव केस का एपोस्ट्रोफी एस के लिए ही बात कर रहे हैं। अभी ये जो नीचे सेंटेंस लिखे उनको बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी नाउन में ही सेंटेंस है। हिसिंग साउंड, जिस वर्ड को बोलने में पीछे से
की आवाज है, हिसिंग, हिस, उनकी बात हम कर रहे हैं। जैसे गणेश है, काइंडनेस है, जीसस है, सेक्स है, तो उनके साथ भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का ही साइन का प्रयोग किया जाता है, एस नहीं लगाया जाता। गणेश आइडोल, जीसस, काइंडनेस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। जिसमें हिसिंग साउंड आती है उनके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन का ही प्रयोग किया जाता है, वहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, सिर्फ साइन। अभी आपके साथ कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप देखें क्या क्या मैंने इसमें लिख रखा है। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं मोहन कुड नॉट मीट हिज फैमिली मेंबर्स। तो आप ध्यान से देखेंगे, फैमिली मेंबर्स नहीं लिखा जाता कभी भी, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यहां पे लिखना पड़ेगा मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। फैमिली मेंबर, जो फैमिली है और जो मेंबर है, ये क्या है? ये टोटल है, ये उसका पार्ट है, पोजेशन नहीं है, पोजेशन नहीं है, ये टोटल है। तो इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये सेम थिंग है। इनको मतलब फैमिली उसका पार्ट, मेंबर क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। फैमिली क्या होता है? टोटल होता है। तो जब पार्ट ऑफ टोटल का यूज करते हैं तो हम किसके साथ यूज करते हैं? ऑफ के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था लेग ऑफ चेयर, तो ये जो लेग थी वो चेयर का क्या थी? पार्ट थी। ठीक है, इसी तरीके से मेंबर्स क्या है? फैमिली का पार्ट है, तो हम इनको इकट्ठा नहीं लिख सकते। आई बात समझो। अब इसकी जगह में लिखता हूं फैमिली डॉक्टर, तो क्या वो सही होता? गलत होता? फैमिली डॉक्टर सही होता, क्योंकि डॉक्टर जो है वो फैमिली का पार्ट नहीं है, उसका मैं एज इट इज लिख सकते हैं फैमिली डॉक्टर, कंपाउंड नाउन बना के। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे वी शैल श्योरली अटेंड द मैरिज। मैरिज नहीं होता, आप जब भी जाते हैं वेडिंग में जाते हैं और आपके पास इनविटेशन भी वेडिंग का ही आता है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके पास जो कार्ड्स आते हैं वो वेडिंग कार्ड्स होते हैं, है ना। वेडिंग एक सेरेमनी होती है, मैरिज एक रिलेशन होता है। ओके, दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट इज कंडुसिव टू ग्रोइंग कॉटन। जो क्लाइमेट होता है ना, ये थोड़े समय के लिए होता है, और आपको पता है कॉटन की जो फसल होती है उसमें एक टाइम पीरियड होता है 4, 5, 6 महीने का। उसके लिए जो हमारा एनवायरमेंट होता है उसको हम वेदर बोलते हैं, जो लंबे समय तक एग्जिस्ट करे वो वेदर होता है। लेकिन जो अभी थोड़ी देर बाद धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश होगी, वो क्लाइमेट है जो चेंज होता रहता है। तो जो चीज चेंज होती रहती है, अब एक बात तो मान के चलो 5 घंटे के लिए हमारे पास मौसम ऐसा है कि जो कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या 5 घंटे में कॉटन का प्लांट ग्रो कर जाएगा? नहीं। वो कब ग्रो करेगा? जब उसको एक सस्टेन एनवायरमेंट जब मिलेगा, तो उसको वेदर बोलते हैं, क्लाइमेट नहीं बोलते। ध्यान रहे इस बात में, वेदर। Nobody knows the reason of this tragic accident. रीजन नहीं होता, कॉज होता है। रीजन होता है जिसको जस्टिफाई किया जा सके, कॉज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रीजन को जस्टिफाई किया जा सकता है, कॉज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देयर इज नो स्पेस इन दिस कार फॉर एनीवन एल्स। स्पेस नहीं होता, रूम होता है। मान के चलो कार के अंदर सीटिंग कैपेसिटी 5 पर्सन की है, 5 पर्सन ऑलरेडी उसमें बैठे हैं, तो स्पेस तो बहुत है कार के अंदर। सीट के नीचे भी है, डिग्गी में भी है, आगे भी है। लेकिन रूम वो जगह होती है जहां पे अ पर्सन कैन इजिली सिट और स्टैंड, जहां पे कोई बंदा आराम से खड़ा हो उसके या बैठ के, उसको रूम बोलते हैं। ठीक है ना। और स्पेस तो हमारे हर जगह होता है स्पेस। तो अब स्पेस तो सीट के ऊपर भी क्या सीट के ऊपर बैठ जाओगे? नहीं, वो रूम होता है जहां पे आप इजिली सीट कर सकते हो या स्टैंड कर सकते हो। कमल हैज बॉट अ न्यू होम। होम नहीं आएगा, हाउस आएगा। ये जो सेंटेंस थे दोनों, 5th और 6th, दोनों सेम है। जैसे होम है उसी तरह स्पेस है, इस तरह हाउस है उसी तरह क्या है? रूम है। होम क्या होता है? होम तो हम ये बोलते आई लिव इन नरवाना, नरवाना भी खरीद लोगे। आई लिव इन उझाना, आई लिव इन बेलरखा, आप जहां भी आप रहते हो उसको हम होम बोल सकते हैं। अगर आप बाहर किसी कंट्री में हो तो बोलोगे आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया का मीनिंग क्या है? वो होम है आपका। सोसाइटी है, बिल्डिंग है, उसको होम बोल सकते हो। लेकिन हाउस रूम की तरह होता है जिसमें आप रहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ सेंटेंस थे नाउन के। तो नाउन का टॉपिक हमारा फर्स्ट पार्ट नाउन जो मैंने करवाना था वो आपको करवा दिया है। जब हम रिवाइज करेंगे सेकंड टाइम नाउन को, तो उसमें से थोड़ा सा और डिटेल उसमें लेके आएंगे। और जो बच्चे कहते हैं कि सर काम ज्यादा है या कम है, आई डोंट नो, तो ये आपका नाउन था, इसको आप पढ़ें अच्छे से, रिवाइज करें। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नॉन फाइनाइट्स वर्ब के बारे में। फाइनाइट्स वर्ब तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ा सा नॉन फाइनाइट्स वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो ये मैंने लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप की होती हैं। फाइनाइट वर्ब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वो सब छोड़ दें। अब हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? 3 टाइप की होती है, जिरंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब किसी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया जाता है वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, तो जिरंड बनता है। इंफिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पार्टिसिपल 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, परफेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो बच्चों को अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी है, दोनों अलग अलग हैं। ध्यान से देखेंगे, नाउन की तरह एक्ट करता है और ये एडजेक्टिव की तरह। ये तीनों जो होते हैं किसी न किसी चीज का डिस्क्रिप्शन होते हैं, किसी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको डिटेल में बातों के बारे में समझाऊंगा कि आपका जिरंड क्या है, इंफिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। तो अभी आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। जो फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो दोनों वर्ब ये दोनों वर्ब होती हैं। ठीक है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये सेमी वर्ब्स होती है, कंप्लीट वर्ब नहीं होती, ये सेमी वर्ब होती है। इनको नॉन फाइनाइट क्यों बोला जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। फाइनाइट वर्ब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखेंगे, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम। हमें पता है कि स्विमिंग और टू स्विम यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहे हैं, और नाउन जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो सब्जेक्ट होते हैं या वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो स्विमिंग है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। आप पूछ भी सकते हैं व्हाट लाइक, व्हाट डू आई लाइक स्विमिंग, तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। इसी तरह ये भी हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। व्हाट लाइक टू स्विम, तो ये दोनों नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। ये जिरंड है, ये आपका इंफिनिटिव है। अब ये नॉन फाइनाइट क्यों कहलाते हैं, फाइनाइट से अलग क्यों है? देखेंगे ऐसे यहां पे लिखा ही वांट्स टू ईट, ही वांटेड टू ईट। अब एक बात बताओ, ही सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हमने वर्ब एस और ईएस लगाया। यहां पे हमने टेंस चेंज कर दिया, क्या ये चेंज हुआ? ईट ईट नहीं। चाहे टेंस चेंज करो, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज करो, चाहे पर्सन चेंज करो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज सेंटेंस में। इसलिए इनको नॉन फाइनाइट बोला जाता है। इसलिए फाइनाइट से क्या होती है? अलग होती है, इसलिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी देख सकते हैं ही वांट्स, ही वांटेड, लेकिन यहां पे भी क्या है? प्लेइंग। यहां पर भी क्या है? प्लेइंग। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया? ईटिंग। यहां पे क्या लिख दिया? प्लेइंग। ये जिरंड हो जाते, इनको भी जिरंड हम कह सकते थे अगर यहां पे बी की फॉर्म ना लिखी हो। अगर बी की फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखोगे तो वर्ब नॉन फाइनाइट नहीं, कैसी होगी? फाइनाइट। ध्यान दें इस बात पे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में बिना किसी बी फॉर्म के आई है तो वो जिरंड होगी। अगर बी फॉर्म के साथ आई है तो वो वर्ब कैसी होगी? फाइनाइट होगी। ध्यान देंगे इस बात पे। दोनों सेंटेंस मैंने आपके लिख रखे हैं। एक बात फिर आगे चलते हैं, यूज पॉजेसिव केस। जिरंड के साथ हमें हमेशा पॉजेसिव केस यूज करना चाहिए। He did not approve of me going there, तो मी नहीं आएगा। पॉजेसिव केस कौन सा होता है? माई होता है। ठीक है, और एक बात फिर मैं आपको बता दूं, नाउन में मैंने पढ़ाया था कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। दे हैड नो डिफिकल्टी इन सोल्व पजल। अब सोल्व क्या होता है? सोल्व तो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। ये क्या है? हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जो फाइनाइट वर्ब होती है वो तो कभी ऑब्जेक्ट बन नहीं सकती, तो इसलिए इस प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देने के लिए हम इस सोल्व को जिरंड बना देंगे, जो एक नाउन की तरह काम करता है इन सॉल्विंग पजल। तो अगर जिरंड आया है उससे पहले पॉजेसिव केस यूज करना है, अगर प्रेपोजिशन आई है तो उसके बाद हमेशा जिरंड यूज करना है। इस बात पे हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो ध्यान से देखेंगे, ये मैंने कुछ फ्रेज लिखे हैं। लुक फॉरवर्ड टू, बी अपोज्ड टू, ऑब्जेक्टेड टू, बी वर्स टू, बी एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, बी यूज्ड टू, एक्स्टम टू, पे अटेंशन टू, इन एडिशन टू, प्रेफर टू, डिवोटेड टू, कंड्यूसिव टू, कमिटेड टू। ठीक है, इन फ्रेज के बाद जब भी वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। ध्यान रहे, हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। वो आईएनजी फॉर्म में आती क्यों है उसका भी हमारे पास रीजन है, लेकिन पहले आप सिर्फ इतना समझें कि इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी। और वो क्या होगा? तो जिरंड होगा। दे आर यूज्ड टू प्लेइंग। तो यहां पे जो प्लेइंग जिरंड आया, क्यों आया? क्योंकि प्रेपोजिशन।
क्या ये प्रेपोजिशन है। दिस काइंड ऑफ वेदर इज कंडक्टिव टू, ये भी प्रेपोजिशन है। अब यहां पे देखेंगे दे वांट टू मीट, और यहां पे क्या है ऑब्जेक्टिव टू मीट, यहां तो मेरे पता मीट नहीं आएगा, क्या आएगा मीटिंग आएगा। ये जो टू प्लस मीट है ये है इंफिनिटिव, यहां पे टू क्या है प्रेपोजिशन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रेपोजिशन को हमेशा क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, जेरेंड बनेगा, हमने दे दिया। लेकिन यहां पे ये टू प्लस मीट क्या है, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे वांट, व्हाट वांट, क्या चाहते हैं, टू मीट, मिलना। ये नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके साथ हमेशा कभी भी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो इसलिए हमें इसके साथ क्या लिखना पड़ता है, प्रेपोजिशन लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे इन्फिनिटिव है और जो पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव का तो थोड़ा सा ही काम है, कल हम इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए कल तक आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से, फिर नोटबुक में नोट कीजिए। कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि सर काम होमवर्क भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, उनको मैं नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे काम भेजने के बाद यू हैव टू रिवर्ट मी इन माई व्हाट्सएप। आप भी अपना रिवर्ट व्हाट्सएप पर भेजें। जो बच्चा बोलता है कि सर आप काम करके दिखाइए। ओके, थैंक यू।